अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एटम की बात करें तो बच्चे एटम के हम कहते हैं कि द वर्ड एटम इज़ डिराइव्ड फ्राम द ग्रीक वर्ड एटमोस विच मीन इनडिविजिबल। अब बच्चे जो हमारे पास ग्रीक साइंटिस्ट थे जिसमें मेनली हमारे पास डिमोक्रिटस का नाम आता है, तो जो डिमोक्रिटस साइंटिस्ट था उसने ये कहा था कि जब भी हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो मैटर को डिवाइड करने के बाद लास्ट पे हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल एंड पे जो हमारे पास बचता है उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, और उस स्मॉल पार्टिकल को उसने नाम क्या दिया था, एटम का। मीन द वर्ड एटम डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस विच मीन इनडिविजिबल। ओके, ग्रीक फिलासफर ने यह कहा था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट को देखें तो हम कहते हैं कि जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि मीन एटम के अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल मौजूद होते हैं। जैसे फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और डिफरेंट भी पार्टिकल मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो आइडिया था ये तो उन ग्रीक साइंटिस्ट का था, मतलब डिमोक्रिटस वगैरह, उन्होंने कहा था कि जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चे 70 सेंचुरी तक उन्होंने इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट किया कि जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और अगेन कंपाउंड को ब्रेक करके हम एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और बच्चे नेक्स्ट 1808 के अंदर इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डेल्टन ही रिकॉग्नाइज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, कि हम एटम की एग्जिस्टेंस की बेस पे ही इन दोनों लॉ को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बच्चे उसने जो अपनी जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उस थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट वो ये था कि जो भी मैटर है, सब का सब जो मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बना होता है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मीन हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के एटम, जैसे वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर बच्चे हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स भी हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स भी, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी। फिर एटम को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और एक फर्दर इसके अंदर वर्ड हम क्या ऐड करेंगे, विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, और वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। इस कैसे टेक पार्ट करता है, अब जब हमें पता है कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो रिएक्टेंट क्या होते हैं, वो रिएक्टेंट एटम ही तो होते हैं, कि जिनके दरमियान रिएक्टेंट के केस में उनके दरमियान बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, और प्रोडक्ट के केस में एटम के दरमियान जो बॉन्ड न्यू बॉन्ड है वो बनते हैं। तो मीन एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शन में भी कौन चीज़ से ले रही है, एटम ले रही है। अब हमने कहा कि विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब बच्चे अगर हम नोबल गैसेज की बात करें तो नोबल गैसेज के जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों कर सकते हैं, वो इस वजह से क्योंकि बच्चे उनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कंप्लीट होती है, उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, और हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ का वैलेंस शेल कंप्लीट होता है तो हम क्या बोलते हैं, स्टेबल, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। तो इस वजह से जो नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, उनके जो एटम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन और हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें स्टेबल बोलेंगे। लेकिन अगर हम बच्चे बात करें नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो वो कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। मीन ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि बच्चे वो अनस्टेबल है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मीन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेज के एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे मैंने कहा कि जैसे हम मॉडर्न थ्योरी को देखें तो एटम के अंदर भी फर्दर क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, और एटम के अंदर बच्चे मोर देन 100 पार्टिकल मौजूद होते हैं। लेकिन उनमें से जो 3 है बच्चे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम, और ये हमारे पास बच्चे इनको हम स्टेबल पार्टिकल भी बोलते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेजॉन, हाइप्रोन वगैरह बच्चे, वो सारे क्या होते हैं, वो अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं। और इनमें से बात करें फंडामेंटल, इन तीनों फंडामेंटल को, इनको फंडामेंटल भी कहते हैं, स्टेबल पार्टिकल भी कहते हैं। तो इनमें से बच्चे जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उसके अलावा बाकी भी जितने बच्चे हैं ना वो अनस्टेबल पार्टिकल, अपना न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेजॉन, हाइप्रोन, तो वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल कितने बच्चे, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट बच्चे अगर हम एटम की
अच्छा, उसके अलावा बच्चे ये भी MCQ है और ये आ भी चुका है PMC के पेपर में, हालांकि ये इंक्लूड नहीं है, आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो बच्चे। तो जो स्वीडिश केमिस्ट था जे बर्जीलियस बच्चे, उसने एटॉमिक मास को डिटरमाइन किया था। ये भी MCQ है कि एलिमेंट के एटॉमिक मास को किसने डिटरमाइन किया, जे बर्जीलियस ने। और इसके अलावा एटम की बच्चे जो सिंबल है, जो हम किसी भी एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो उसकी जो सिंबल है उसका सिस्टम भी किसने डेवलप किया था, वो भी बच्चे जे बर्जीलियस ने ही किया था। अगर हम हाइड्रोजन H लिखेंगे तो ये बच्चे हाइड्रोजन हमें दो चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। एक H ये क्या है, ये हाइड्रोजन की क्या है, सिंबल है। और उसके अलावा ये जो हाइड्रोजन है ये इंडिकेट कर रहा है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट के मीन, ये जो H लिखा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ये हाइड्रोजन की सिंबल भी है। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम हाइड्रोजन की एटम्स की एविडेंस की बात करें, एविडेंस किसे बोलते हैं, शहादत, सबूत। तो बच्चे हमें पता है कि हम नेक्ड आई से तो एटम को जो ईजिली है वो उसको मतलब कि एटम को हम देख नहीं सकते, तो उसको देखना पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन उसकी जो नियरेस्ट पॉसिबिलिटी वो क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम एटम को चेक कर सकते हैं, वहाँ से हमें एविडेंस उनकी प्रेजेंस का पता चल सकता है। अब बच्चे याद रखना, अगर हमने किसी चीज़ की, अगर हमने उसको देखना हो बच्चे, तो उसका जो एक्यूरेट और क्लियर इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बनेगा अगर हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, अगर बच्चे उस ऑब्जेक्ट का साइज़ उस वेवलेंथ से कम होगा तो फिर हमारे पास उसका इमेज नहीं बनेगा। मैंने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ उस लाइट की वेवलेंथ से साइज़ कम होगा, साइज़ कम हो वेवलेंथ ज़्यादा हो तो इमेज नहीं बनेगा। लेकिन अगर साइज़ ज़्यादा हो वेवलेंथ कम हो तो फिर उसका जो साइज़ है वो हमारे पास क्लियर इमेज उसका बन जाएगा। तो बच्चे अगर हम बात करें ना अपना लाइट माइक्रोस्कोप की, अब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं। तो विजिबल लाइट के अब हमारे पास जो ऑलमोस्ट जो एवरेज उसकी जो वेवलेंथ हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 500 नैनोमीटर। मीन अब जो एटम का साइज़ है वो तो 500 नैनोमीटर से भी, मतलब ये हमने 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ यूज़ की है और एटम का साइज़ तो इससे भी कम है। तो मैंने कहा था ना कि अगर साइज़ उसकी वेवलेंथ से कम होगा तो उसे हम चेक नहीं कर सकते, उसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करके, मीन 500 नैनोमीटर वाली लाइट की वेवलेंथ वाली लाइट को यूज़ करके हम है जो एटम है उसके साइज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो फिर बच्चे हम मूव करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसका उस चीज़ का साइज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट निस्बत बहुत बहुत कम होती है। अब वो इतनी कम होती है कि एटम का साइज़ उससे क्या होता है, वो बड़ा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मीन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर हम एटम के साइज़ को ऑब्जर्व या उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं अगेन बच्चे बात एक ही रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ का साइज़, अगर यूज़ करने वाली जो लाइट है अगर उसकी वेवलेंथ से साइज़ कम होगा तो इमेज नहीं बनेगा। अगर उस ऑब्जेक्ट का साइज़ वेवलेंथ से ज़्यादा होगा तो फिर उसका एक्यूरेट इमेज बन जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट विच इज़ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो बच्चे इसके अंदर ये जो हमारे पास दरमियान में आपको ये जो ब्राइट जो आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं, ये ब्राइट लाइंस किस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं बच्चे, ये इंडिकेट कर रही हैं कार्बन एटम को। और आपको ये जो ब्लैक पोर्शन नज़र आ रहा है ये उन कार्बन की, जो ग्रेफाइट के केस में कार्बन की लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है ये ब्लैक उसे इंडिकेट कर रहा है और जो ब्राइट है वो कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो डायग्राम बनी है इसके अंदर उस ग्रेफाइट को कितने टाइम मैग्नीफाई किया गया, 15 मिलियन टाइम। उसके बाद बच्चे 20वीं सेंचुरी के अंदर एटम के डायमीटर को चेक किया गया किसके थ्रू, एक्सरे वर्क के थ्रू। और एटम का डायमीटर हमारे पास कितना होता है, 2 × 10⁻⁻10 नैनोमीटर, जिसको बच्चे हम 0.2 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। और नैनो हमारे पास कितना होता है, 10⁻⁹ अगर हम एंगस्ट्रम की बात करें तो बच्चे हमें पता है कि जो 1 एंगस्ट्रम होता है वो हमारे बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो इसको हम 2 एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं कि जो एटम का जो डायामीटर होगा, डायामीटर वो हमारे पास कितना होगा बच्चे, या 0.2 नैनोमीटर या हमारे पास आएगा 2 एंगस्ट्रम। अब ये तो डायामीटर है। अब अगर यहाँ से हमसे रेडियस पूछ लिया जाए, देखें ना ये सर्कल है तो ये कंप्लीट इसका क्या होता है, डायामीटर।
और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा बच्चे, वो रेडियस होगा। तो अगर एटम के रेडियस का पूछा जाए तो इसको हम हाफ कर देंगे, मीन या वो इक्वल होगा 0.1 नैनोमीटर के या वो इक्वल होगा 1 एंगस्ट्रम के। दिस इज़ द रेडियस ऑफ द एटम। डायामीटर पूछा जाए तो 0.2 नैनोमीटर या 2 एंगस्ट्रम। अब इस तरह बच्चे, अब एटम के अगर हम मैस की बात करें तो एटम का मैस वो किस रेंज का हो, डिफरेंट वैसे होता है हर एलिमेंट का, लेकिन हम रेंज की बात करें तो उसकी रेंज कितनी होगी 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। अब बच्चे याद रखना, अगर वो ग्राम्स के अंदर पूछे तो हमें पता है ना बच्चे, किलोग्राम को लेट्स सपोज 10⁻⁻27 kg है, तो हमें पता नहीं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁻24 ग्राम। और इस 25 वाले करेंगे तो क्या आएगा 10⁻⁻22 ग्राम। तो ये भी अपनी बात याद रखनी है। उसके अलावा बच्चे, अगर हम एटम्स की तादाद की बात करें तो हमारे पास जो एक फुल स्टॉप होता है, उस फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम मौजूद होते हैं। आप खुद इसकी जो साइज़ है उसका अंदाज़ा लगा लें कि एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम होते हैं। और उसके अलावा बच्चे एक और बात अपनी याद रखनी है कि जो वाटर का जो एक ड्रॉप होता है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर बच्चे, उसके अंदर 3 ट्रिलियन, मतलब 3 ट्रिलियन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। 3 ट्रिलियन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और अगर इसमें मैं एटम की बात करूं तो बच्चे, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं 3, तो टोटल एटम कितने बन जाएंगे 9 ट्रिलियन। कि जो वाटर का जो एक ड्रॉप होता है उसमें मॉलिक्यूल पूछे जाएँ तो वो कितने होंगे 3 ट्रिलियन वाटर मॉलिक्यूल। और अगर एटम की बात करेंगे तो एटम कितने होंगे 9 ट्रिलियन एटम्स होंगे। बच्चे नेक्स्ट अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मीन जो मॉलिक्यूल होते हैं ये स्टेबल होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और बच्चे हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल वैसे इसका जो मतलब होता है वो मतलब इसका मीन होता है स्मॉल ग्लेशियर। मीन जिसे छोटा तोदा भी कहते हैं, ये जो बर्फानी तोदे होते हैं, छोटा ग्लेशियर। अब बच्चे, अब जो एटम है, ये जो मॉलिक्यूल है, अब मॉलिक्यूल हम बाद में ये भी कहते हैं कि एटम से मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की तादाद है वो 1 से लेकर ज़्यादा तक हो सकती है, मतलब 1 से लेकर मैनी तक हो सकती है। अब अगर मॉलिक्यूल की टाइप्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, तो बच्चे जिन मॉलिक्यूल में जस्ट 1 एटम मौजूद उन्हें क्या बोलेंगे मोनोएटॉमिक, जिनमें 2 होंगे उनको डाईएटॉमिक, जिनमें 3 होंगे उनको ट्राईएटॉमिक, और जिनके अंदर ज़्यादा उन्हें क्या बोलेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। और बच्चे एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम मौजूद होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी। मतलब जो एटॉमिसिटी होता है इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम। मीन वाटर की बात करेंगे ना तो वाटर में कितने एटम है 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी बच्चे 3 होगी। ग्लूकोज की बात करें C6H12O6। अब बच्चे इसमें कितने हैं 12, 6, 18 और ये 24, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 24 होगी। तो मीन एटॉमिसिटी हम किसे बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट में मौजूद एटम्स की तादाद को। अब बच्चे यहाँ पे फिर हम अगेन इसकी 2 टाइप्स करते हैं मॉलिक्यूल की, वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एटम। अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम मौजूद हो तो उन्हें हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल देखें, ये हीलियम है या Cl2O3P4S8। देखें इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो सेम टाइप के हैं। P4 में सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस के चारों हैं और किसी का नहीं है, तो हम बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मौजूद हो तो हम क्या बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। HCl की एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या है डिफरेंट है, तो डिफरेंट एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा। इसलिए अमोनिया की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बच्चे नेक्स्ट अगर हम मॉलिक्यूल के साइज़ की बात करें तो मॉलिक्यूल के जो एटम की साइज़ की बेस पर हम उनको 2 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल और एक मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से होंगे, जिनके अंदर एटम की तादाद क्या होगी वो लेस होगी। फॉर एग्जांपल वाटर है, ये ग्लूकोज वगैरह, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, इनको हम क्या बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब इस तरह मैक्रो मॉलिक्यूल बच्चे कौन से होंगे, जिनके अंदर एटम की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। और बच्चे यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल के हमारी बुक में एक जो है वो एग्जांपल दी गई है। उसके अलावा मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास बच्चे डायमंड भी आ जाता है, ग्रेफाइट भी, सैंड भी, ये सारी मैक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल बच्चे गिवन है वो है हीमोग्लोबिन। हमें पता है बच्चे कि हीमोग्लोबिन ये हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करती है। लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के एक एक सेल तक इसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर इसके अंदर एटम्स की बात करें तो बच्चे हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 10,000 एटम्स होते हैं। अब बच्चे वो एटम 4 टाइप्स के होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। उस हीमोग्लोबिन में कौन कौन से एटम होते हैं, कार्बन,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयरन, क्योंकि इसके सेंटर के हीम ग्रुप में क्या होता है बच्चे, आयरन मौजूद होता है। तो ये बच्चे 4 टाइप्स के जो एटम हैं ये हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होते हैं। और उसके अलावा बच्चे लास्ट में अगर यहाँ पर एक तराजू बनाए, तो अगर बच्चे तराजू के अगर हम एक पलड़े के अंदर अगर हम इस हीमोग्लोबिन को रखें, मैंने लिख दिया हीमोग्लोबिन को, तो अगर इसको हमने अगर बैलेंस करना है तो हमें इधर हाइड्रोजन के कितने एटम रखने पड़ेंगे, 68 के 68,000 अगर दूसरे पलड़े में हाइड्रोजन रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने दूसरे तराजू में हीलियम रखने हैं, तो बच्चे फिर हीलियम के मैं कितने एटम रखूँगा, 17,000 एटम रखूँगा। क्यों? क्योंकि जो हीलियम होता है वो हाइड्रोजन की निस्बत 4 टाइम्स क्या होता है, हैवियर होता है। मीन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो 68,000 आएंगे, अगर हीलियम की बात करेंगे तो बच्चे वो कितने आएंगे, 17,000 आएंगे। नेक्स्ट बच्चे अगर हम आयन की बात करें तो आयनिक स्पीशीज हमारे पास वो होती है जिनके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज होता है या हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। आयन बनते कब हैं, जब इलेक्ट्रॉन जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो बच्चे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने पर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयन को हम क्या बोलते हैं, कैट आयन बोलते हैं। अगर बच्चे याद रखें जब न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम की बात करें ना, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है और इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने बच जाएंगे, 10। अब प्रोटॉन कितने हैं, वो तो 11 है, तो अब एक प्रोटॉन ज़्यादा है जिसकी वजह से इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1 आएगा। मतलब हम जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैग्नीशियम में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, चार्ज क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। मीन जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस पर उतना चार्ज आ जाएगा। और बच्चे ये अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, तब इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से रिमूव होता है। और हमने पढ़ा भी था बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, कि वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब चूंकि इस रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और हमें पता है केमिकल रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक बच्चे एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। अब जिन केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन्हें एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जिनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो अब चूंकि ड्यूरिंग फार्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन बच्चे एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। और यहाँ पर नीचे एग्जांपल बचे हैं, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव एंड SN4 पॉजिटिव। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कैट आइन। और लास्ट बच्चे बस आपने एक बात याद रखनी है कि जो कैटाइन का साइज होगा वो अपने न्यूट्रल पेरेंट एटम की निस्बत उसका साइज हमेशा कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, वो इस वजह से क्योंकि जब देखें जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो रिमेनिंग अब प्रोटॉन ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन कम है, तो अब जो प्रोटॉन होंगे वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को मोर पावरफुली अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से कैटाइन का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब बच्चे एनाइन की बात करेंगे तो एनाइन हमारे पास क्या बनता है, जब किसी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से हमारे पास क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज जो आयन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनाइन। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस वक्त एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। दैट्स वाई द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। वैसे देखें F-1 Cl-1 Br-1 एंड S2-1। अब याद बच्चे यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करें, अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जा रहे हैं, मतलब अगर हम यूनी नेगेटिव एनाइन बनाना चाह रहे हैं तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी, वो एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन याद रखना बच्चे, जब हम डाई नेगेटिव आयन बनाने लगेंगे, डाई नेगेटिव मीन देखें कि जैसे हमने इस बी के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या बन गया, बी नेगेटिव। अब अगर इस बी नेगेटिव के अंदर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को अगर फर्दर बच्चे अगर ऐड करना जा रहा हूँ, मतलब ये B2 नेगेटिव बन जाएगा। तो बच्चे अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन हमने किसी यूनी नेगेटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को फर्दर ऐड करना है, तो अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो बच्ची एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होगी, बल्कि हमें एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और हमें एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। दैट्स वाई द फॉर्मेशन ऑफ अ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन पूछी जाए तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर डाई नेगेटिव आयन की बच्चे फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट बच्चे अगर हमारे पास कुछ
बाद दफ़ा ऐसे कैटाइन और एनाइन भी होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं, और बच्चे उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम रेडिकल बोलते हैं। जैसे देखें OH-1 CO3 कार्बोनेट का है बच्चे, ये सल्फेट का है, फॉस्फेट MnO4-1 Cr2O7 2-, ये सारे क्या ये बच्चे रेडिकल है, और इनके ऊपर भी क्या है, चार्ज हैं। लेकिन हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज रेडिकल होते हैं वो मोर अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज जो बच्चे रेडिकल होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, जैसे कि NH4 पॉजिटिव यहाँ पे एग्जांपल दी गई। नेक्स्ट बच्चे अगर हम मॉलिकुलर आयन की बात करें तो आयन के अंदर हमने कहा था कि जब किसी एटम में से अगर हम बच्चे इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या गेन करेंगे तो उसे क्या बनेंगे, कैटाइन या एनाइन बनेंगे। अब इस तरह अगर हम पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे कि जब कोई मॉलिक्यूल, देखिए जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो क्या बनता है, आयन। तो इस तरह जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जाम्पल CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव। और ये बच्चे इंपॉर्टेंट MCQs के जो कैटाइनिक जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं दे आर मोर अबंडेंट दैन द एनाइनिक वन, कि एनाइनिक की निस्बत जो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अब ये बच्चे आयन बनते कैसे हैं कि जब हम उस गैस में, जब किसी गैस में से अगर हम एक्सरे को पास करें, अल्फा पार्टिकल को पास करें, या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो बीम है अगर उसको किसी गैस में से पास करेंगे तो बच्चे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उस गैस में से इलेक्ट्रॉन को नॉक कर देंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव कैटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा बच्चे उन मॉलिक्यूलर आयन की ब्रेक डाउन से हम उस जो मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम किसे बोलते हैं कि इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अब बच्चे हम ये रिलेटिव एटॉमिक मास की टेक्निक क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चे कि जो एटम होते हैं उनका साइज़ इतना छोटा होता है कि हम उनको फिजिकल बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते। तो अब इस वजह से हमने कौन सी टेक्निक यूज़ कर दी है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इस रिलेटिव एटॉमिक मास टेक्निक के अंदर जब भी हमने किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को मेजर करना है तो उसको हम कंपेयर किसके साथ करते हैं बच्चे, कार्बन 12 के एक एटम के मास के हम उसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और फिर वहाँ से हम कोई भी जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को हम डिटरमाइन कर लेंगे। और बच्चे इसको जो जिस यूनिट के अंदर हम जो रिलेटिव एटॉमिक मास को जिस यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट, एंड इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। और अगर इस कार्बन 12 स्केल की बात की जाए तो बच्चे इस स्केल के अकॉर्डिंग कार्बन का अपना मास कितना है बच्चे, वो 12 है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो कितना है, 1.008 AMU। और बच्चे हमने ये भी याद रखना है कि जो 1 AMU होता है इट इज़ इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर इसको मैं ग्राम में लिखूंगा तो ऐसे बनेगा 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। तो बच्चे ये AMU के आपको वैल्यू को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे ये टेबल है, और लास्ट टाइम बच्चे ये MCQ कॉपर वाला आ भी चुका है बोर्ड PMC के पेपर के अंदर कि जो कॉपर है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, तो बच्चे वो 63.546 आपने कंप्लीट याद करना है, जस्ट 63.5 नहीं याद रखना, 63.546 AMU। नेक्स्ट बच्चे अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो अब जो बच्चे आइसोटोप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हमारे पास डाल्टन आता है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये कहती थी कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, मतलब उनकी डेंसिटी, उनका वॉल्यूम, एटॉमिक मास, सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जब आइसोटोप को डिस्कवर किया सोडे ने, ये आइसोटोप को किसने डिस्कवर किया था, सोडे ने डिस्कवर किया था आइसोटोपिक का फिनोमेना। तो उसने ये कहा था कि हमारे पास आइसोटोप क्या होते हैं, ये एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं, मतलब दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ये वो एटम हैं बच्चे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर मीन कि उन सब के अंदर, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो बच्चे देखें ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, तो इन सब के अंदर देखें एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम, लेकिन इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट। और मास नंबर में एक्चुअली किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। इस बच्चे प्रोटियम की बात करेंगे तो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 है। और अगर हम ड्यूट्रियम की बात करें इसमें 1 न्यूट्रॉन है, और अगर हम ट्रिटियम की बात करें इसमें 2 न्यूट्रॉन है। मीन इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब बच्चे अगर इनकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमने याद रखना है कि जो आइसोटोप्स की बच्चे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज दीज आर डिफरेंट। अब आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों होती हैं वो बच्चे, वो इस वजह से क्योंकि जो
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे डिपेंड अपॉन एटॉमिक मैस। अब चूंकि उनके एटॉमिक मैस डिफरेंट है तो बच्चे उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। लेकिन जितने भी एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमने कहा एटॉमिक नंबर साहब का सेम है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है वो न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मीन सब की चूंकि प्रोटॉन सब में सेम है तो सब में इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, तो फिर सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। अब चूंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो इस वजह से बच्चे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे डिपेंड अपॉन द मैस, एटॉमिक मैसेज। क्योंकि एटॉमिक मैस डिफरेंट है तो बच्चे उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी हमारे पास क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब जब मैं आपको बता दिया कि इनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी सेम होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी, लेकिन ये जो आइसोटोप्स होते हैं बच्चे याद रखना इनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं, इनकी हाफ लाइफ भी डिफरेंट होती है। हाफ लाइफ क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे याद रखना कि इनकी जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं सब आइसोटोप की वो भी डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियाई की कंपोजिशन क्या होती है, चेंज। आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप की कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होती हैं। और वैसे भी अगर बच्चे हम अगर वर्ड आइसोटोप को इसकी बात करें तो इसको हम इसके फर्दर टू इसके मतलब इसको हम वर्ड में क्लासीफाई करते हैं आइसो एंड टोप्स। और बच्चे आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और टॉप्स का मतलब क्या होता है, पोजीशन। क्योंकि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजीशन की बात करें तो हमें पता है बच्चे कि जो एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होते हैं दे हैव सेम पोजीशन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एलिमेंट के आइसोटोप की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है। बच्चे यहाँ पर अब बताया गया है कि जो अपना हाइड्रोजन है बच्चे उसके 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। कार्बन के बताया गया बच्चे C12, C13, C14। तो उनमें बार बार ये बताया जा रहा है कि प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, उनकी हाफ लाइफ डिफरेंट होगी, उनकी रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। अब बच्चे यहाँ पर आपने याद रखना है कि हमारे पास, यहाँ पर आपको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि हमारे पास बच्चे मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कौन से होते हैं। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट मीन के जिनके जस्ट 1 आइसोटोप होते हैं। बच्चों हमारे पास वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक एंड गोल्ड। दीज 4 एलिमेंट हैव जस्ट 1 आइसोटोप। आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड, इनके बच्चे कितने आइसोटोप होते हैं, जस्ट 1 आइसोटोप होते हैं। अगर मैं डाई आइसोटोप की बात करें तो बच्चे डाई आइसोटोप हमारे पास कौन कौन से याद रखना है, क्लोरीन, बोरोमीन, सिल्वर एंड बोरॉन। बच्चे इनके क्या होते हैं, 2 आइसोटोप होते हैं। अब आप तो कहेंगे कि जी जो सिल्वर है उसके तो 11 आइसोटोप होते हैं। बच्चे ठीक है, सिल्वर के 11 आइसोटोप होते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्टेबल आइसोटोप की बात कर रहे हैं। और सिल्वर के जो स्टेबल आइसोटोप जो होते हैं बच्चे वो हमारे पास कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। सॉरी ये आई थिंक 16 होना है। सिल्वर के वैसे 16 आइसोटोप होते हैं, लेकिन जो नेचुरली अकरिंग बच्चे हैं वो जस्ट कितने हैं, वो 2 हैं। तो फिर हम नेचुरली अकरिंग की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो सिल्वर है उसके नेचुरली अकरिंग आइसोटोप कितने हैं, वो भी 2 हैं। बच्चे ट्राई आइसोटोपिक की बात करें कि मतलब वो आइसोटोप जिनके अंदर वो एलिमेंट के जिनके 3 आइसोटोप होंगे। तो बच्चे उसमें हमारे पास ट्राई आइसोटोपिक में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन एंड यूरेनियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नियोन एंड यूरेनियम। बच्चे इनके हमारे पास जो 3 आइसोटोप होते हैं। अगर हम टेट्रा आइसोटोपिक की बात करें तो बच्चे हमारे पास जो सल्फर होता है उसके हमारे पास कितने आइसोटोप होते हैं, 4। निकल की बात करेंगे तो बच्चे निकल के हमारे पास जो आइसोटोप होते हैं वो कितने होते हैं बच्चे, वो हमारे पास 5 होते हैं। इस तरह कैल्शियम और पैलेडियम की बात करें यहाँ पर बच्चे गिवन भी हैं, देखें अगर हम कैल्शियम और पैलेडियम की बात करें तो कैल्शियम और पैलेडियम के हमारे पास कितने होते हैं बच्चे, 6 आइसोटोप होते हैं। केडियम की बात करेंगे तो केडियम के हमारे पास 9 आइसोटोप्स होते हैं। और टीन की बात करेंगे तो टीन के हमारे पास 11 आइसोटोप्स होते हैं। ये आपको इनकी जो नंबर है उनका भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे अगर हम रिलेटिव अबंडेंस की बात करें कि आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस मतलब इनकी परसेंटेज कितनी होती है, इनकी नेचुरल अबंडेंस कितनी होती है, कितनी परसेंटेज में ये पाए जाते हैं। तो बच्चे एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होंगे तो उनमें से हर एक की अपनी अपनी नेचुरल अबंडेंस होगी। जैसे हम बात करें ना बच्चे, यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखें ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 आइसोटोप इंडिकेट किए गए। O16 की कितनी परसेंटेज है, 99.759।
बच्चे O17 कितनी है 0.037 और O18 की कितनी है 0.204। तो देखें तीनों आइसोटोप की जो नेचुरल अबंडेंस है, जो रिलेटिव अबंडेंस है, वो डिफरेंट है। मीन हर आइसोटोप की अपनी एक क्या होती है, नेचुरल अबंडेंस होती है। और हम जब भी किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो इन तीनों आइसोटोप मतलब ऑक्सीजन की बात करें तो इन तीनों आइसोटोप में से जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी तो वो आइसोटोप सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मीन स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव अबंडेंस। अब चूंकि यहाँ पर O16 की रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा है तो बच्चे उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। और जब भी हम बच्चे लिटरेचर के अंदर जब भी ऑक्सीजन की बात करेंगे तो मतलब हम किसकी बात कर रहे होंगे, O16 की। क्यों? क्योंकि उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो सबसे ज़्यादा है। मीन आइसोटोप में से जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी वही आइसोटोप जो होगा वो अपने पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। वो आप देखें यहाँ पे वही बात आ गई कि लिटरेचर के अंदर हम अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम ऑक्सीजन O16 की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो सबसे ज़्यादा है। और इस रिलेटिव अबंडेंस को हम मैयर किससे बच्चे करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, जो कि हमारा नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बच्चे ये टेबल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितना है और उनका मैस कितना। और याद रखना ये जो हमारे पास जो टेबल बना हुआ है इसके अंदर हमारे पास जितने भी आइसोटोप हैं दीज आर द स्टेबल आइसोटोप। ये स्टेबल आइसोटोप आपको बताए गए हैं। अब बच्चे नेक्स्ट अगर हम इनकी अकरेंस की बात करें तो हमारे पास जो टोटल आइसोटोप होते हैं नेचुरली अकरिंग बच्चे वो कितने होते हैं, 280 होते हैं। और उन 280 में से जो 40 हमारे पास होते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं। तो बच्चे याद रखना ये जो 280 में से जो 40 हैं ये रेडियो एक्टिव, और जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। मीन रिमेनिंग जो 240 बनेंगे दीज आर द स्टेबल आइसोटोप। और इनके अलावा जो 300 जो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं वो भी बच्चे अभी तक प्रिपेयर हो चुके हैं। हमारी बुक के अंदर 300 है, वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 300 रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। और वो जो जितने भी रेडियो एक्टिव होंगे बच्चे वो सारे के सारे अनस्टेबल होंगे। और उसके अलावा बच्चे अगर हम ये हमने बात कर ली कि मोनो आइसोटोप भी कौन कौन से हैं, आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है। बच्चे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड होगा तो उनके स्टेबल आइसोटोप 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब बच्चे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, अब हाइड्रोजन का देख इसका तो एटॉमिक नंबर ऑड है लेकिन हम कहते हैं कि इसके 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। तो अभी हम कह रहे हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा उनके स्टेबल आइसोटोप 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो बच्चे बिल्कुल बात ठीक है। याद रखना कि हाइड्रोजन के जो प्रोटियम और ड्यूटियम हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेबल हैं। जो तीसरा इसका जो ट्रिटियम होता है बच्चे वो स्टेबल आइसोटोप नहीं होता। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम भी स्टेबल आइसोटोप की बात कर रहे हैं। तो मीन जो हाइड्रोजन है इसके टोटल आइसोटोप पूछना है तो वो 3 है, लेकिन स्टेबल की बात की जाए तो वो कितने हैं, जस्ट 2 हैं। मतलब जिनके भी ऑड एटॉमिक नंबर होगा तो उनके स्टेबल आइसोटोप 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर इवन होगा तो बच्चे उनके जो आइसोटोप होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो बच्चे ऑक्सीजन का चूंकि एटॉमिक नंबर देखें वो इवन है तो उसके आइसोटोप भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें कि जिन आइसोटोप के मैस नंबर 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल, तो उनके अबंडेंस भी सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करें O16 देखें इसका जो मैस है वो 4 का मल्टीपल है। मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40 एंड आयरन 56। अब ये जो मैंने सारे अंडरलाइन किए बच्चे इन सब का जो एटॉमिक मैस जो 5 है हमारे पास, इन सब का जो एटॉमिक मैस है वो 4 का मल्टीपल है और इनकी नेचुरल अबंडेंस बहुत ज़्यादा होती है। और ये बच्चे पाँचों मिलकर जो अर्थ क्रस्ट है उसका 50% बनाते हैं। अगर ये अर्थ है तो इसके इनसाइड अगर हम यहाँ से मतलब मूव करके यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 किलोमीटर अगर हम अर्थ की सरफेस से डाउनवर्ड अंदर जाएंगे तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, अर्थ क्रस्ट, जिसको हम कर्शी अर्थ भी बोलते हैं, अर्थ ज़मीन का छिलका। तो बच्चे इस हमारे पास अर्थ क्रस्ट जो 35 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है इसके अंदर 50% जो एलिमेंट मौजूद होंगे, जो आइसोटोप होंगे वो कौन से होंगे, O16, Mg24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40 और आयरन 56। और जो 280 हमने नेचुरल आइसोटोप्स की बात की थी तो उनमें से जो 150 आइसोटोप होते हैं बच्चे उनका एटॉमिक नंबर भी इवन होता है और उनका मैस नंबर भी इवन होता है। नेक्स्ट बच्चे आज का हमारा जो लास्ट का टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ आइसोटोप बाय द स्पेक्ट्रोमीट्री। तो बच्चे याद रखना मैस स्पेक्ट्रोमीट्री हमारे पास वो टेक्निक है कि जिसके थ्रू हम आइसोटोप के एग्जैक्ट मैस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, आइसोटोप्स के बच्चे उनकी रिलेटिव अबंडेंस को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा बच्चे कंपाउंड जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मैस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं और उन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन कर सकते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट टेक्निक के थ्रू। अब इस टेक्निक के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर और
मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी आइसोटोप के एलिमेंट के एग्जैक्ट मैस को मेजर करने के लिए या उनकी रिलेटिव अबंडेंस को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका बच्चे मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस होगी, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो पहले हमने उसको वोलेटिलाइज करना है, उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसको हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम उसके बाद जब बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो वो आयोनाइज हो जाती है। जब वो आयोनाइज होगी, उसके पॉजिटिव आयन बनेंगे, तो उन पॉजिटिव आयन को मैस टू चार्ज रेशो की बिना पर हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और जो डाटा आएगा उसको हम पीक्स के फॉर्म में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। अब बच्चे आपने याद रखना है कि जितनी पीक्स बनेगी, देखिए हमारे पास, और ये जो हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके हम एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेंगे, यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। हम जो ग्राफ बनाएंगे उसके एब्सिसा उसके एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है, मैस टू चार्ज रेशो, और बच्चे इस वाई एक्सिस पे क्या लेनी है, रिलेटिव अबंडेंस। और जितनी पीक्स बनेगी, अब अगर मैं बात करूँ ना बच्चे नियॉन की बात करूँ, तो नियॉन के केस में हमारे पास 3 पीक्स बनती हैं। तो बच्चे आपने याद रखना है कि जो पीक, जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं वो हमें बताती हैं नंबर ऑफ आइसोटोप। अब चूंकि नियॉन केस में कितनी बच्चे आपको पीक नजर आ रही है, 3, तो नियॉन के आइसोटोप भी कितने होते हैं बच्चे, 3 होते हैं, 1020, 1021 एंड 1022। और इन पीक्स की जो हाइट होगी वो हमें रिलेटिव अबंडेंस बताएगी। अब चूंकि देखें पहली जो है ये 1020 वाली है, ये 1021, 1022 नियॉन की बात करें, तो बच्चे चूंकि पहली की हाइट, पीक की हाइट सबसे ज़्यादा है, तो उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी सबसे ज़्यादा होती है, और वो कितनी होती है, 90.92। अब इसकी कम है, इसकी होती है 0.257, और लास्ट की इसकी होती है 8.82%। मीन पीक्स की तादाद हमें बताती है उसमें मौजूद आइसोटोप की तादाद, और इन पीक की जो हाइट है वो हमें बताती है रिलेटिव अबंडेंस। अगर हम बच्चे यहाँ पर इनकी मैस स्पेक्ट्रोमीटर की टाइप्स की बात करेंगे, तो हम इनके अंदर फर्दर हम बच्चे 3 बात करेंगे आइसोटोप्स, 3 मैस स्पेक्ट्रोग्राफ या मैस स्पेक्ट्रोमीटर हम 3 टाइप्स के पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो है बच्चे वो है एस्टोन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। बच्चे इसको डिस्कवर किया था इन 1919 के अंदर FW ऑस्टन ने, और उसको बच्चे बाद में 1922 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब ये जो एस्टोन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, इसको क्यों डिज़ाइन किया गया था, टू आइडेंटिफाई द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर, उनके एटॉमिक मैस की बुनियाद पर बच्चे उनके आइसोटोप को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने क्या बनाया था, एस्टोन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। और उसके अलावा बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आया था उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बच्चे बोलते हैं डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये किसने बच्चे बनाया था, ये हमारे पास इसी AJ डेम्पस्टर ने बनाया था इन 1918 के अंदर। और बच्चे ये उन एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाया गया था जो कि हमारे पास सॉलिड स्टेट में, क्योंकि इसके अंदर वो फंक्शन था कि पहले सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेपर्स में, और फिर उसके आइसोटोप को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। बच्चे यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट कर लेना है, हाँ जी, कि जो हमारे पास वो जो ग्राफ बनता है ना, ग्राफ अभी मैंने बनाया था कि वाई एक्सिस पे लेंगे रिलेटिव अबंडेंस, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, मैस टू चार्ज रेशो। तो बच्चे उस ग्राफ को हम बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, मैस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब बच्चे थर्ड की हम बात करेंगे, तो थर्ड हमारे पास जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो आजकल का मॉडर्न बच्चे मैस स्पेक्ट्रोमीटर आता है। उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो उसके अंदर हम जस्ट क्या करते हैं बच्चे कि ये जो डेम्पस्टर वाला है उसके अंदर हम साथ में एक एम्पलीफायर लगा देंगे और साथ एक एनालाइज़र लगा देंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, वो हमारे पास मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर बन जाएगा। और याद रखना कि उसके अंदर फिर जो ग्राफ बनेगा उसके एक्स एक्सिस पे मैस टू चार्ज रेशो नहीं, बल्कि हमारे पास क्या आएगा, एटॉमिक मैस या मैस नंबर आएगा, और वाई पोजीशन पे क्या आएगा बच्चे, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, रिलेटिव अबंडेंस आएगी। जो डेम्पस्टर का मैंने बताया था ना ग्राफ, तो उसके अंदर बच्चे एक्स एक्सिस पे आ रहा था मैस टू चार्ज रेशो, वाई पे क्या आ रहा था, रिलेटिव अबंडेंस। लेकिन मॉडर्न की बात करेंगे तो इसके एक्स एक्सिस पे क्या आएगी, एटॉमिक मैस, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा बच्चे, रिलेटिव अबंडेंस आएगी। तो बच्चे इसके अगर हम स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि उस सब्सटेंस को जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं उसको हमने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उन वेपर्स को वेरी वेरी लो प्रेशर पे हमने क्या करना है, मेंटेन करना। और वो कितना प्रेशर होना चाहिए, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁷ टॉन। और बच्चे फिर उसके बाद उन वेपर्स को हमने पास करवाना है आयोनाइजेशन चैम्बर से, इसमें हम बच्चे वो फिलामेंट यूज़ करते हैं, हीटेड फिलामेंट। उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब इन बच्चे इन वेपर्स के ऊपर स्ट्राइक होंगे तो वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इनमें से इलेक्ट्रॉन को फर्दर क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आइन बन जाएंगे। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज आइन आएंगे बच्चे वो डिफरेंट किस्म के होंगे, क्यों, क्योंकि उन सब के अंदर जो उनका जो मैस होगा बच्चे वो क्या डिफरेंट होगा, और उनकी मैस चार्ज रेशो भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। अगर हम बच्चे बात करें ना हाइड्रोजन, ये प्रोटियम की बात कर लें, ड्यूटियम की बात कर लें, ट्रीटियम की बात कर लें। आप बच्चों अगर इनमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा
तो बच्चे ये H+1, ये भी H+1 और ये भी क्या बनेगा H+1। लेकिन इसकी मैस टू चार्ज रेशो की बात करूंगा तो चार्ज तो सबका सेम है +1 लेकिन मैस तीनों का क्या है डिफरेंट। इसका मैस कितना है 1, इसका 2, इसका 3। तो मतलब तीन जो हमारे पास ये जो आयन बने हैं पॉजिटिव आयन, इन तीनों का मैस टू चार्ज रेशो क्या है बच्चे वो डिफरेंट है। तीनों का मैस क्या है डिफरेंट, और इसी बेस पे हमने इनको क्या करना है सेपरेट करना है। तो फिर वो जो बच्चे पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं उनको हम जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट 500 to 2000 वोल्ट का, तो बच्चे इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव जो ग्रिड होता है उसकी तरफ बच्चे क्या होते हैं एक्सेलरेट होते हैं। जब उसकी तरफ एक्सेलरेट होंगे तो वो नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने बच्चे उनको गुजारना है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो उनको क्या करेगी डिफ्लेक्ट, और उस डिफ्लेक्शन की वजह से वो जो आइसोटोप होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और बच्चे याद रखना कि जब भी कोई चीज़ जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से डिफ्लेक्ट उस वक्त होगा अगर वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होगा। मतलब अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, तो अगर वो चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा, अगर वो उसके पैरेलल एंटर होगा तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अब बच्चे चूंकि उनकी मैस टू चार्ज वैल्यू हर एक की डिफरेंट है, तो इस वजह से हर एक का जो सर्कुलर पाथ बनेगा वो भी क्या बनेगा डिफरेंट बनेगा। और उसके बाद बच्चे वो सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर जाकर, सॉरी जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ पर गिरेंगे बच्चे इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर गिरेंगे। इसके मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो वो हमारे पास बच्चे क्या है मैस टू चार्ज रेशो इज इक्वल टू H²R/2E, जहाँ पे मतलब हमारे पास जो मैस टू चार्ज रेशो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन जिनका मैस टू चार्ज रेशो जितना ज़्यादा होगा तो उनका वो सर्कुलर पाथ का रेडियस भी उतना ज़्यादा होगा। ई और आर की बात करेंगे तो ई और आर में भी क्या है बच्चे डायरेक्ट रिलेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी बढ़ाते जाएंगे मतलब उतना ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे, और जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो उनके सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो उतना ज़्यादा होगा। और बच्चे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और आर क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी तो उनकी डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग करते जाएंगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, और डिफ्लेक्शन जितनी ज़्यादा होगी तो उनसे सर्कुलर का जो रेडियस है वो उतना, सर्कल का रेडियस उतना कम होता जाएगा। तो मीन अगर बच्चे अगर हम ई और आर की बात करें तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख देंगे तो ई और आर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर हम ई को कांस्टेंट रख दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड और आर वो क्या होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बच्चे उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जो आयन है वो आयन कलेक्टर के ऊपर जमा होते हैं, जिसे हम आयन कलेक्टर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमीटर भी बोलते हैं। तो बच्चे जब वो उसके ऊपर गिरते हैं तो वो क्या जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और जितने ज़्यादा गिरेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा जनरेट होगा। और फिर वो जो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चे उसको जो कलेक्टर है उसको वो मेजर करता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग जो है वो आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस की क्या बन जाती है पीक बन जाती है। वो पीक जितनी ऊपर होगी तो उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी उतनी ज़्यादा होगी। फिर ये हमने सेम एक्सपेरिमेंट हमने किसके साथ करना है बच्चे C12 कार्बन के 12 आइसोटोप के साथ करना है। फिर उन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। और बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें ये हमारे पास जो है वो ये बच्चे वही नियॉन का दिखाया गया। अब इसके केस में देखें इसकी कितनी पीक्स हैं बच्चे, इसकी 3 पीक्स हैं। मैंने कहा था नंबर ऑफ पीक्स हमें क्या बताएंगी नंबर ऑफ आइसोटोप, और हाइट ऑफ द पीक क्या बनाएंगे उनकी रिलेटिव अबंडेंस। तो सबसे ज़्यादा रिलेटिव अबंडेंस बच्चे किसकी 1020 की, उससे कम 1022 की, और सबसे कम किसकी 1021 की है। और बच्चे ये हमारे पास वो जो हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो हम यूज़ करते हैं ये उसके डायग्राम दिखाई गई। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बच्चे इनलेट है जहाँ पे अगर वो सॉलिड चीज़ है तो उसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे। ये फिलामेंट पड़ा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे वो उनको आयोनाइज करेंगे, ये नेगेटिव ग्रिड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से अट्रैक्ट होंगे। और फिर बच्चे ये हमारे पास हम स्लिट को यूज़ करते हैं ताकि उनकी एक बीम ऑब्टेन हो जाए। और लास्ट में ये बच्चे हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो उनके सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करेगी डिफ्लेक्ट करेगी, वो डिफरेंट पोजीशन पर बच्चे जाके गिरेंगे और उनको हम क्या कर लेंगे उनको हम सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चे लास्ट हमारा पॉइंट वो ये है कि जो आइसोटोप्स होते हैं इन्हें हम किसी भी केमिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। केमिकल मेथड से अलग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो सेम होती हैं। दैट्स वाई दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द केमिकल मेथड। लेकिन इनको हम फिजिकल मेथड से इन आइसोटोप को हम अलग कर सकते हैं। और वो फिजिकल मेथड हमारे पास बच्चे कौन कौन से हैं? गैशियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लेजर सेपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।